हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा टेल्स। तो कैसे लग रही है आपको ये सीरीज? सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट। तो बिना टाइम वेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं क्वीन ऑफ टीयर्स का 7th एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, हेन को ह्यूनूक के डिवोर्स पेपर के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो काफ़ी शॉक हो जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि उसका पति बहुत अच्छा है, उसकी इतनी केयर करता है, और अचानक से ये डिवोर्स पेपर उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो ह्यूनू से पूछती है कि बताओ ये सब झूठ है, लेकिन उसके सब एक्सेप्ट करने पर हेन इमोशनल हो जाती है और बोलती है इतने दिन से तुम सब ड्रामा कर रहे थे, मुझसे झूठ बोल रहे थे। लेकिन ह्यूनू बोलता है कि उनके लव लॉक्स अभी भी वही है। हेन फ्रस्ट्रेट होकर वहां से होटल रूम जाती है और अपना सामान पैक करके रूम छोड़ रही होती है। ह्यूनू उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने की और सब सिचुएशन एक्सप्लेन करने का एक मौका मांगता है, लेकिन हेन उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं होती और वहां से चली जाती है। वो उसके ह्यूनू ने गिफ्ट करे शूज वही छोड़कर जाती है। तो उसे देने वो पीछे जाता है, लेकिन वो वहां से चली जाती है। एलिवेटर में उसे अपनी बीमारी के सिम्टम्स आते हैं, उसे चक्कर जैसा फील होता है। दूसरे ही पल वो अपने आप को ट्रैफिक भरे रोड पर पाती है और उसके पैर जैसे जम गए होते हैं और सामने से आ रही गाड़ी दिखकर भी वो वहां से हट नहीं पा रहे होते, वही खड़ी होती है। तभी ह्यूनू वहां आकर उसे बचा लेता है, लेकिन पूरी तरह से निराश हेन उसे बोलती है अगर आगे कभी ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे मत बचाना। इससे ह्यूनू समझ जाता है कि हेन पूरी तरह से गिव अप कर चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हेन वहां अपनी ट्रीटमेंट लेती है। तब उसके डॉक्टर ह्यूनू को समझाते हैं कि कैसे ऐसे केसेस में पेशेंट की विल पावर बहुत ज्यादा मायने रखती है, तभी ट्रीटमेंट्स असर करेंगी। उनके पास जीने की, इस बीमारी से फाइट करने की कोई वजह होनी चाहिए। ये सुनकर ह्यूनू टेंशन में आ जाता है क्योंकि जैसा कि वो देख पा रहा है हेन अपनी लाइफ पर पूरी तरह गिव अप कर चुकी है। इसलिए वो जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाता है, उसकी ईगो को हर्ट करता है, ये बोलकर कि अब जब वो सब जान चुकी है तो जल्दी से उसे बिना किसी झंझट के डिवोर्स दे देना चाहिए। ये सुनकर हेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ह्यूनू से बदला लेने का डिसाइड करती है। और यही ह्यूनू का प्लान होता है कि वो उसे हेट करे और बदले की भावना से ही सही, लेकिन अपनी लाइफ के लिए फाइट करे। एक और कोरिया में क्वींस ग्रुप के चेयरमैन यानी दादाजी उस टैक्स घोटाले की बात से टेंशन में होते हैं और इस सब से उनके बिजनेस पे क्या असर होगा और इससे पहले ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करना चाहते। तभी सूचुल योनसंग वाले प्रोजेक्ट का फिर से जिक्र करता है कि वो लोग इससे अपनी कंपनी का ट्रस्ट ब्रांडिंग बढ़ा सकते हैं और निगेटिव बातों का असर कम कर सकते हैं। इस अर्जेंट सिचुएशन में बिना रिव्यू करे ही चेयरमैन उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं और डील साइन करते हैं और ये न्यूज़ हर मीडिया पे फ्लैश हो रही होती है। हेन ह्यूनू जब कोरिया लौटता है तब एयरपोर्ट पर टीवी स्क्रीन्स पर भी उन्हें ये डील का पता चलता है। ह्यूनू समझ जाता है कि उनकी एब्सेंस का योनसंग ने अच्छा फायदा उठाया है। वही दूसरी ओर योनसंग सूचुल की वाइफ चमची ग्रेस और योनसंग का बिजनेस एडवाइजर क्वीन ग्रुप को टेक ओवर करने का प्लान बना रहे होते हैं। तब चमची बोलती है कितना अच्छा मौका मिला हमें उन डिवोर्स पेपर की वजह से, वरना ह्यूनू के रहते इस प्लान में बहुत प्रॉब्लम्स आती। तभी होंग मेंशन में दादाजी, हेन के माता पिता, हेन और सूचुल डिवोर्स के बारे में बात कर रहे होते। तब सब लोग जानने की कोशिश कर रहे होते कि जबकि उनकी फैमिली इतनी अमीर है, उनके साथ रहने में ही ह्यूनू का फायदा है, फिर भी उसने डिवोर्स का क्यों सोचा। तब हेन की माँ बोलती है कि वो पहले से इस शादी के खिलाफ थी और अब मौका मिला है तो उसे तुरंत ह्यूनू को डिवोर्स दे देना चाहिए। तब हेन के पापा पूछते कहीं इसका कोई अफेयर तो नहीं, वरना वो ऐसा क्यों करेगा। तब हेन कहती है मैं सब ढूंढ निकालूंगी, हर चीज का ऑडिट करूंगी, तब तक आप लोग इसमें इंटरफेयर ना करें। दूसरी ओर ह्यूनू अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उस डेटा रिकवरी फर्म के सामने जहाँ उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी वहां जाता है। तब बेस्टी जोक करता है ये कहकर कि मुझे लगा तुम व्हील चेयर पे आएगा, लेकिन तू तो ठीक ठाक लग रहा है। वो बताता है कि हेन का रिएक्शन उसे काफी माइल्ड लगा, वरना जिस तरह का उसका गुस्सा है वो आज हॉस्पिटल में होता। तो ह्यूनू बोलता है ये मजाक का वक्त नहीं है और जाके ऑफिस के बाहर का क्लोज का बोर्ड देखता है। वो बेस्ट फ्रेंड को बताता है कि मुझे लगा वो गुस्सा करेगी, लेकिन वो रोई जैसे कि उसका दिल टूटा हो और उसे रोता देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दोस्त बोलता है इसका प्रॉब्लम क्या है, उससे ऐसे भी हेन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए तो डिवोर्स लेने का सोच रहा था। फिर जाते वक्त वो कहता है कि तुम्हें हेन से केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि अब वो चुप नहीं रहेगी। तब ह्यूनू बोलता है अच्छी बात है, इसी से उससे मोटिवेशन मिलेगी। तब ये सुनकर दोस्त कहता है तुम क्या पागल हो, अपने आप को सैक्रिफाइस करने चले हो। तब ह्यूनू बोलता है यही एक रास्ता है जिससे वो जिंदा रहेगी। फिर वो दोस्त को उसके ऑफिस ड्रॉप करके घर जाता है, लेकिन सीधा दादाजी से मिलने की तभी पहले ही सूचुल उसका रास्ता रोक लेता है और उसे बोलता है मैं ऑलरेडी तुम्हारे साइड में था, मैं जानता हूँ कि मेरी बहन कितनी खूंखार है, इसलिए क्वीन ग्रुप का CEO बनने के बाद मैं खुद तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक रिजॉर्ट दे देता, लेकिन तुम क्यों जानबूझकर मेरे प्रोडक्ट्स में खामियां निकाल रहे हो।
क्या तुम अब भी चाहते हो कि ये कंपनी तुम्हारी बीवी को मिले? इस पर ह्यूनू बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं और यूनसंग उसे धोखा दे रहा है कि कैसे वो एक फ्रॉड है जिसने प्रॉफिट झूठा दिखाया है। लेकिन सूचुल कुछ सुनने के मूड में नहीं होता। वो बस सोचता है कि सब उससे लूजर बनना देखना चाहते हैं। तो वो बोलता है, जीजा जी कुछ भी कर लीजिए लेकिन क्वींस एम्पायर तो मेरा ही होगा। ह्यूनू सोचता है कि इसे समझाने का कोई फायदा नहीं होगा और वो सीधा चेयरमैन के ऑफिस जाता है। लेकिन वहां पे भी हेन की माँ उसे रोक लेती है और उसे खरी खोटी सुनाती कि कैसे वो पहले से ही उसे पसंद नहीं करती थी और उनकी शादी के खिलाफ थी। हेन के लिए उसे बर्दाश्त कर रही थी। तब दादाजी का सेक्रेटरी आके उसे बताता है कि ह्यूनू को अंदर बुलाया लेकिन उसे उसके सारे डिजिटल गैजेट्स बाहर ही रखने होंगे। अंदर जाते ही दादाजी उस पर बरस पड़ते कि कैसे उन्होंने उस पर अपने बच्चों से ज्यादा भरोसा किया था लेकिन उसने उनके कमरे में ही बग किया और सब चोरी छिपे सुना और जरूर वो उनके राइवल मिस्टर यॉम को जा मिला होगा और उन्हें डिवोर्स से कोई मतलब नहीं है लेकिन उनके विश्वास को तोड़ने और धोखाधड़ी उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं। ये सब ह्यूनू चुपचाप गर्दन नीचे झुका के सुनता है लेकिन बाद में वो अपनी जेब से कुछ तस्वीरें निकाल के दादाजी के सामने रखता है। ये कॉन्वर्सेशन पेंटिंग के उस हिडन कैमरा से यूनसंग भी देख रहा होता है। ह्यूनू बताता है कि कैसे उनकी ऑडिटिंग फर्म को 5 साल में ये पता नहीं चला कि इतना बड़ा फ्रॉड उनकी कंपनी में हो रहा है क्योंकि ऑडिट्स तो क्वार्टरली ईयरली चलते रहते हैं। अब तक किसी को कैसे नहीं पता चला। वो उन तस्वीरों को दिखाते हुए कहता है, ये है वो फ्रॉड करने वाले मिस्टर सॉन्ग और उनके साथ ऑडिट फर्म के मालिक डायरेक्टर मिस्टर जो। इनका हाथ है इस सब में और ये आपके खिलाफ साजिश की गई है जिसमें उसे फंसाया जा रहा है। दादाजी को उसकी बातों में पॉइंट लगता है इसलिए वो उसे अपनी बात प्रूव करने का एक मौका देते हैं। वही उनकी कॉन्वर्सेशन सुनकर यूनसंग तुरंत मिस्टर जो को केयरफुल रहने की वार्निंग देता है। उस वक्त कंट्री साइड में ह्यूनू के भाई बहन लड़ रहे होते हैं क्योंकि भाई ने क्वीन ग्रुप के स्टॉक खरीदे होते हैं। तब उनकी माँ आकर उन्हें बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा इसलिए वो कंसर्न की वजह से ह्यूनू को फोन करती है जो उसके दादाजी के ऑफिस के बाहर रखा होता है। वो फोन ह्यूनू की सांस उठाती है और जब उसकी आवाज सुनकर ह्यूनू की माँ अपनी समधन का हालचाल पूछती है तो उन पर बरस पड़ती है और उन्हें बोलती है कि कैसे उनका बेटा डिवोर्स के पेपर बनवा के बैठा है। ये सुनकर माँ बोलती है कि उसने उसे समझाया था और अब दोनों के बीच सब ठीक है। लेकिन हेन की माँ एक नहीं सुनती हो, बोलती है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है और इस बार वो ह्यूनू को अपनी बेटी की जिंदगी से निकाल कर ही रहेगी। ये सुनकर ह्यूनू की माँ बहुत परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी देखकर वही खड़े भाई बहन को भी मैटर पता चलता है। वही एक और योंगदरी की बढ़ी हुई पॉपुलैरिटी का फायदा अपने फेवर में कैसे लिया जाए और हेन को कैसे वापस बुलाया जाए ये ह्यूनू के पापा अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन उनके सब प्लान पर मंसूबों पर पानी फिर जाता है जैसे ही भाई आके उन्हें डिवोर्स वाली न्यूज का भांडा फूटने के बारे में बताता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेन की माँ दादाजी की गर्लफ्रेंड के साथ बैठी होती है और डिवोर्स वाले मैटर के बारे में डिस्कस कर रही होती है। वो बोलती कि ह्यूनू की माँ को ऑलरेडी डिवोर्स की बात पता थी फिर भी उन्होंने छिपा के रखा और तभी बुआ पीछे से आके बोलती है कि ह्यूनू ऐसा क्यों करेगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। इस पर हेन की माँ बुआ को ही बोलती है कि वो हर बार ह्यूनू की तरफदारी करती थी, अब क्या हो गया, और बोलती है कि आपको इंसानों की परख नहीं है इसीलिए तो आपने इतनी बार शादियां करके डिवोर्स करके बैठी है। इस पर बुआ जी बोलती है जब किसी ने आपको धोखा देने का प्लान बनाया ही होगा तो आप कितना भी ट्राई करें केयरफुल रहने का, वो लोग आपको फंसा ही लेंगे। उसका इशारा दादाजी की गर्लफ्रेंड पर होता है। हमें फ्लैशबैक वाला सीन दिखाया जाता है कि कैसे दादाजी की जीएफ की सच्चाई पता चलने पर वो डायरेक्टली सबके सामने उसे कन्फ्रंट करने की सोच रही होती है लेकिन वो डिटेक्टिव उसे कहता है कि ऐसा करने से वो ही गलत साबित हो जाएगी क्योंकि जिस चालाकी से उसने इतने साल सबको धोखा दिया है वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और उसे एक्सपोज करने के लिए उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बुआ वहां से गुजरते हुए ह्यूनू को पूरी तरह इग्नोर करती है। फिर ह्यूनू जब घर जाता है तो हेन उसे उसके साइन किए हुए डिवोर्स पेपर दिखाती है लेकिन बोलती है कि ये कब और कैसे कोर्ट में सबमिट करने ये मैं डिसाइड करूंगी और भी सुनाने लगती है ये कहकर कि वो अच्छे लॉयर्स हायर करेगी और उसको अच्छा सबक सिखाएगी। ह्यूनू कहता है तुम्हें जो करना है करो, बस योनसंग से दूर रहना। हेन के पूछने पर वो बताता है कि वो कॉलेज के बाद अचानक गायब हो गया, फिर इतने सालों बाद अचानक तुम्हारी जिंदगी में वापस आया, फिर तुम्हें और सूचुल को प्रोजेक्ट्स में भारी इन्वेस्टमेंट करी। मुझे ये काफी डाउटफुल लगता है और उसके इरादे नेक नहीं लगते, तुम्हें उससे संभल कर रहना चाहिए। और बताता है कि उस भालू वाले इंसिडेंट का एक प्रूफ था उसके हाथ लगा था जिसकी एक डैश कैम फुटेज
उसने डेटा रिकवरी फर्म को दी थी, लेकिन योनसंग के जाने के बाद उन लोगों ने ऑफिस से बंद कर दिया। हेन कहती है ये कोइंसिडेंस होगा और मुझसे कहा, वैसे भी एक ही गलती मैं 2 बार नहीं करूंगी। अब मैं अपना सबक सीख चुकी हूँ, इसलिए इतनी आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करूंगी और धोखा तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हेन अच्छे से ब्रेकफास्ट करती है, बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होकर ऑफिस पहुंचती है, लेकिन उसको ऐसे देख के सारे एम्प्लॉयज परेशान होते हैं, क्योंकि पुराने एम्प्लॉयज को पता है कि जितना फैंसी वो तैयार हुई होती है उतना ही खराब उसका मूड होता है, जिसका मतलब अब उन लोगों की शामत आने वाली है और सब डर के बैठे होते हैं कि उसका गुस्सा पता नहीं किस पर फूटे। वही एक और ह्यूनो के ऑफिस पर ऑडिट फर्म की रेड पड़ती है और सब डॉक्यूमेंट सारी चीजें उठा ली जाती है। इससे सारे एम्प्लॉय समझ जाते हैं कि जरूर मियां बीवी में बहुत कुछ बड़ा मसला हुआ है। ह्यूनो को परेशान करने का एक मौका ही नहीं छोड़ती और उसके पास किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स वो रिजेक्ट करती है और वापस उसे रिवर्क करने बोलती है। ह्यूनो उसके सेक्रेटरी के हाथों से मैसेज भेजता है कि ये सब आप जर्मनी जाने से पहले खुद ही अप्रूव कर चुकी है, लेकिन सेक्रेटरी ना के हाथों ही फिर अगेन मैसेज भेजती है कि अब उसे उसमें गड़बड़ी लग रही है और उसे वापस चेक करना पड़ेगा। उन दोनों के झगड़ों की वजह से ऑफिस का माहौल काफी खराब होता है, स्पेशली एम्प्लॉयज की वाट ना लगे, इसलिए दोनों सेक्रेटरीज डिसाइड करते हैं कि जितना हो सके इन लोगों को एक दूसरे से दूर रखेंगे और उनके शेड्यूल कभी भी टकराए ना, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि दोनों की एक ही रेस्टोरेंट में मीटिंग होने वाली है, तो ह्यूनो का सेक्रेटरी अपने ऑफिस मेंबर्स को सुशी खाने को ना बोल के चाइनीज खाने के लिए दूसरे रेस्टोरेंट में जाने की सलाह देता है, लेकिन एम्प्लॉयज चाहते हैं कि वो बड़े लोगों का झगड़ा देखे और उन्हें भी गॉसिप करने के लिए कुछ मैटर चाहिए था, इसलिए वो जानबूझकर सुशी खाने का ही बोलते हैं। फिर भी सेक्रेटरी ट्राई करते हैं, लेकिन ऑफिस के लोग नहीं मानते, तो दोनों फिर आमने सामने होते हैं। तब हीन बोलती है, लगता है तुम लोगों के पास बहुत फ्री टाइम है और बिल्कुल काम नहीं, इसलिए तो तुम लंच के लिए बाहर जा रहे हो। तो ह्यूनो कहता है उन्होंने सारे प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने की वजह से इनफैक्ट टीम को ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो इसलिए उनकी मोटिवेशन के लिए वो उन्हें लंच पे ले जा रहा है। ह्यूनो रिक्वेस्ट करता है कि अब जब वापस वो काम करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रपोजल्स भेजेंगे तो वो उन्हें किसी पर्सनल चीजों की वजह से फिर से रिजेक्ट ना करे, लेकिन हेन उसके ही फॉल्ट्स निकाल के उसे 2 बातें सुना के वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग जिसने वो फ्रॉड किया, उन्हें चमची ग्रेस देश से भागने में मदद करती है और उन्हें वापस कंट्री में ना आने को बोलती है। वही एक और योनसंग ने हेन के घर की एक मेड को नजर रखने बोला होता है और उसे हेन के बेडरूम के डस्टबिन में एक हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसकी फोटो निकाल के वो योनसंग को भेज देती है। तो वहाँ पे संगमिन मेडिकल सेंटर का नाम देख के योनसंग को डाउट आता है, क्योंकि लास्ट टाइम हर्षियाना की मीटिंग के वक्त भी उसने हेन को एक ही जगह पर फ्रीज हुए देखा था और उसकी पर्स में उसने दवाइयां भी देखी थी। तो वो तुरंत फोन करके किसी को संगमिन मेडिकल सेंटर से इन्फॉर्मेशन निकालने को बोल देता है। वही दूसरी ओर ह्यूनो भी अपनी छानबीन कर रहा होता है कि उस टैक्स घोटाले में एक्चुअली किसका हाथ है, उसके सबूत भी वो इकट्ठा कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सो चुल साइकिलिंग सीख रहा होता है और उसकी ये हरकतें उसकी बीवी को काफी बचकानी लगती है कि ये क्यों सीख रहा है। जब वो गिरता है और उसे चोट लगती है तो उसकी माँ उसे डांटती है कि गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ये मत करो। तो वो बोलता है उसी वजह से तो आज तक वो कुछ सीख नहीं पाया, साइकिलिंग, स्केटबोर्डिंग, स्कूटर कुछ चलाना उसे नहीं आता, क्योंकि उसे लग ना जाए इसलिए उसने कभी उसे ट्राई भी नहीं करने दिया। लेकिन वो चाहता है कि एक पिता होने के नाते वो उसके बेटे गोनू को एटलीस्ट साइकिल चलाना सिखा पाए। ये सुनकर बीवी को शौक लगता है कि वो उनके बच्चे के लिए ये सीखना चाह रहा है। माँ बोलती है कि हम गोनू के लिए किसी ट्यूटर को रख लेंगे, लेकिन सुचुल बोलता है बिल्कुल नहीं। वो चाहता है कि उसके बेटे के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो, अच्छी बचपन की यादें हो और इसीलिए वही वो उसे सिखाएगा। कि तभी सुचुल की वाइफ को एक कॉल आता है जिसमें वो किसी अपार्टमेंट के डील के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोलती है कि मैं 2 हफ्तों में वहां पहुंच जाऊंगी, लेकिन कहाँ, कहीं हांग परिवार को बर्बाद करने के बाद वाला प्लान तो नहीं है ये। फिर सीन शिफ्ट होता है क्वीन ग्रुप में हेन के ऑफिस में, जहाँ सेक्रेटरी ना बताती कि ह्यूनो बिल्डिंग की छत पर जाके किसी लड़की को आवाज दे रहा था और पूछने पर बोलती है कि उस लड़की का नाम योंग सुक था। शायद वो नाम सुनते ही उसे कुछ याद आता है, तो हेन बोलती है ये कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करो। वही एक और हम देखते हैं कि रात को हेन के पिताजी एक जगह जाते हैं जहाँ वो दोनों आदमी कम बॉडीगार्ड्स या फिर ये कहे कि स्पाइस जो हमेशा ह्यूनो को फॉलो करते हैं उनसे मिलता है। वो ह्यूनो के रूटीन, उसके आने जाने का टाइमिंग, वो कब कहाँ किसके साथ जाता है, किससे मिलता है, ये सब की खबर पापा को दे रहे होते हैं। वो बताता है कि ऑफिस के बाद वो कॉइन बेसबॉल क्लब जाता है। पिता पूछते हैं किसके साथ, वो बताता है अकेले। फिर बेसबॉल खेलने के बाद ग्रैंड मास डाइनर, जहाँ अच्छा घर का जैसे खाना मिलता है, वहां जाके वो खाना खाते हैं।
पिता फिर पूछते हैं किसके साथ? वो बताते अकेले। पापा बोलते अकेले खाना खाने बाहर जाने की क्या जरूरत है, उसे क्या घर में खाना नहीं दिया जाता? वो लोगों से फिर पापा पूछते 2 दिन पहले वो आधी रात के बाद घर आया था, तब कहाँ गया था वो? तो वो बताते हैं ग्राउंड पे दौड़ रहा था। पापा पूछते आधी रात को वहाँ किसके साथ? वो एक वीडियो दिखाते हुए बताते कि वहाँ भी वो अकेले ही दौड़ रहा था और ऐसे भाग रहा था जैसे स्कूल में टीचर ग्राउंड के चक्कर लगाने की पनिशमेंट देते हैं वैसे। वो भी चिल्लाते हुए, कभी सैड सॉन्ग गाते हुए, और घर जाते वक्त एक बिल्ली है उसको हमेशा खाना खिलाता है। मुझे नहीं लगता किसी मिस्ट्रेस का कोई चक्कर होगा। पापा को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, फिर उसे डाइवोर्स क्यों चाहिए? दूसरा बंदा बोलता है सर मैंने उनका फोन भी हैक किया था जिसमें ज्यादातर फोटो हेन मैम की है, और ये देखिए किस एंगल से फोटो ली है। ऐसे फोटो लेने में बहुत मेहनत लगती है सर, और ये सच में ट्रू लव है। घर आकर पापा ये सब हेन को बताते, वो बोलती है उसे पता है उसके पीछे स्पाइस है तो वो ऐसी गलती ओपनली नहीं करेगा। कल ऑडिट रिपोर्ट्स आ जाएंगे तब सारा कच्चा चिट्टा बाहर आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट्स भी क्लीन होते हैं, कोई गलत सलत ट्रांजैक्शन नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई कार्ड से ज्यादा खर्चा नहीं। सेक्रेटरी ना बताते उनके ज्यादा एक्सपेंसिव खर्चों में बस फूल ही है। आज भी उन्होंने किसी किम मिंजी के लिए फूल भिजवाए हैं, तो उस किम मिंजी को उसकी मिस्ट्रेस समझ के रंगे हाथों पकड़ने के लिए दोनों तुरंत डिलीवरी एड्रेस पे जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है वो एक फ्यूनरल हॉल होता है जहाँ क्वींस ग्रुप की ही एक एम्प्लॉय की माँ का फ्यूनरल होता है। ये वही लड़की होती है जिसकी माँ को कैंसर होता है और हेन ने उसकी एक बार मदद करी होती है, और वो फूल के साथ कंडोलेंस मनी भी उन्होंने हेन के नाम से ही भेजा होता है। तो हेन को वहां देख के एम्प्लॉय बोलती है मैम आप कितनी अच्छी है, पर्सनली मिलने आई है, ऑलरेडी आप फूल और कंडोलेंस मनी तो भेज चुकी है। आजकल कौन अपने एम्प्लॉयज के लिए इतना सब करता है। वहाँ उसे वो फ्यूनरल हॉल अच्छा लगता है कि बाकी फ्यूनरल हॉल से उसकी वाइब डेकोर अच्छा होता है। वो सेक्रेटरी ना को ये बात बताती है। वो बोलते हैं कि आपको किसी के लिए फ्यूनरल हॉल चाहिए, आप इतना डिटेल में क्यों देख रही है? वही जाते वक्त उसे लॉबी में ह्यूनू दिखता है। वो उसे सुनाती है उसे इतना नाटक करने की, अच्छा बनने का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। कल को बीमारी की वजह से मेरे मेमोरी लॉस भी हो गया तो भी मैं ये बात नहीं भूलूंगी कि तुमने कैसे मुझे उस वक्त मेरा हाथ छोड़ा जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और उस चीज के लिए मैं तुम्हें मरते दम तक कोसूंगी और कभी माफ नहीं करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हेन की योनसंग के साथ एक मीटिंग होती है हरसियाना प्रोजेक्ट को लेकर। तब सारे डिस्कशन के बाद हेन योनसंग को पूछते हैं कि उसने इसकी इतनी मदद की है तो उसका फेवर रिटर्न वो कैसे कर सकती है। तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन हेन के वापस पूछने पर वो बोलता है कि ह्यूनो को डिवोर्स दे दी। ये सुनकर पहले तो उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर से बोलने पर हेन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि वो अपनी हद पार कर रहा है और ये उसका पर्सनल मैटर है जिसमें बोलने का उसे कोई हक नहीं है, और बिना डिनर करे वहां से चली जाती है। लेकिन जाते वक्त गुस्से और स्ट्रेस के कारण उसे चक्कर जैसा फील होता है, और वो जब दवाई के लिए पर्स में हाथ डालती है तो वहाँ उसकी दवाई नहीं होती। हम देखते कि वो मेडिसिन योनसंग ने निकाल ली होती है। वही एक और ह्यूनो ने अपने बेस्ट फ्रेंड को योनसंग की सारी कुंडली निकालने बोला होता है। वो बताता है कि उसने एडॉप्शन के बाद उन्होंने उसे एक बहुत अच्छे कॉस्टली स्कूल में डाला था, लेकिन फिर ग्रेजुएशन से पहले ही उन दोनों पेरेंट्स की मौत हो गई और वो एक ड्रंक एंड ड्राइव केस था। लेकिन वो दोनों भी ड्रिंकर्स नहीं थे, इसलिए वो केस थोड़ा अजीब था। यहाँ योनसंग जब घर में होता है तो उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो फिर छिपकर देखता है तो हम देखते हैं कि वो दादाजी की जीएफ होती है, और फिर उनकी बातों से हमें बहुत बड़ा राज पता चलता है कि एक्चुअली योनसंग उसी का बेटा है और वो किस ग्रुप हथियाने में प्लान में वो शामिल है। लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं है कि उसकी माँ ने कैसे उसे बचपन में छोड़ दिया। तब वो बोलती है कि वो अगर ऐसा नहीं करती वो आज दोनों भी गरीबी में जी रहे होते। आज उनकी जो भी पोजीशन है लिए उसने वो सैक्रिफाइस किया है। योनसंग को उसकी बातें ज्यादा रास नहीं आती, क्योंकि जब वो उसे माँ बुलाने को कहती है तो वो बोलता है कि अब उसकी आदत छूट चुकी है और ये आदत उसे डालनी नहीं है। फिर वो अपने बेटे को बोलती है कि वो लोग मिलके इन सबको घर से बाहर निकालेंगे और ये फिर सारा ऐशोआराम उनका होगा। फिर उस पेंटिंग के कैमरा से वो देखते हैं कि दादाजी अपने बच्चों के बचपन के वीडियोस देख रहे होते हैं। उसे पता चलता है कि उनकी असली खुशी उनके बच्चों में ही है और वो भी अपने उन दिनों को याद करते हैं। इस पर वो अपने शातिर दिमाग और झूठ मूठ का इनोसेंस का यूज करते हुए दादाजी की जीएफ चेयरमैन होंग यानी दादाजी के पास जाते हैं और उन्हें अपने सारे गवर्नमेंट आईडी पासपोर्ट सील देके कहती है आप जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहती है क्योंकि मैं इस घर की ऑफिशियल मेंबर नहीं हूँ तो अगर मेरा नाम लेंगे तो आपको आपके परिवार की और बिजनेस में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, ये जबकि उनका अपना बेटा उन्हें पहले एक बार जेल भिजवा चुका है। ये सोचकर दादाजी पिघल जाता है, जिससे कि ऑब्वियसली उस पर उनका विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि कैसे वो उसके सगे बच्चों से भी ज़्यादा सगी है। तभी रात को जब ह्यूनू बेस्ट फ्रेंड से मिलकर घर जा रहा होता है तो उसे घर के बाहर
एक बिल्ली को कैट फूड खिलाते हुए हेन दिखती है। वो छाता लेकर बारिश में उस बिल्ली के साथ होती है। यूनू से पूछता है कि ऐसे मौसम में वो घर के बाहर क्या करी है। इस पर वो बोलती है कि पता नहीं, मैं यहाँ कब और कैसे आ गई, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? ये छाता देखकर, तुम्हें याद है ना, ये छाता तुम्ही ने मुझे दिया था जब मैं बारिश के टाइम ऑफिस से जा रही थी। आज भी मुझे सब याद है। इसकी बातों से और ओवरऑल टोन से बहुत वो शांत लग रही होती है, लेकिन एक अजीब वाइब होती है। यूनू सोच ही रहा होता है कि क्या हो गया है कि तभी हेन उसे बोलती है कि मुझे मत देखो ऐसे, मैं जर्मनी जाने वाली हूँ और वहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद ना मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर उसे शॉक लगता है। फिर हेन बता दी कि मेरे दोस्त, ये नहीं याद है ना, उसका एक्सीडेंट हुआ था 2 दिन पहले और उसका पति पहले वकील लेके आया और बोला कि विल पर साइन करो, फिर ये ऑपरेशन होगा। ये सुनकर यूनू समझ जाता है कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि ये बात वो पहले ही उसे जर्मनी में बता चुकी है और पूरी जर्मनी की ट्रिप, उनका डिवोर्स वाला मैटर, पिछले कुछ दिनों से हेन की दुश्मनी चल रही थी, वो पूरी तरह से भूल चुकी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जी हाँ, इससे यूनू को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो हेन को कुछ बोल ही नहीं पाता। उसकी बीवी जो इस पर डिवोर्स की बात से इतना गुस्सा थी, वो सब भूल चुकी होती है और बहुत ही इनोसेंटली उससे बात कर रही होती है। यूनू बस हेन को गले लगाकर रोने लग जाता है कि आगे क्या होगा। इस बीमारी की वजह से वो डरा हुआ होता है और यही 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन जाइएगा मत, छोटा सा एपिलॉग अभी भी बाकी है। आप जानना नहीं चाहेंगे कि योंग सॉक है कौन? एक्चुअली हेन ने ही अपने इंटर्नशिप के दिनों में यूनू को मजाक मजाक में बोला था कि छत पर गार्डन में एक रकून है जो तभी बाहर आता है जब आसपास ज़्यादा कोई लोग ना हो और उसे बुलाया जाए। वो ऐसा वैसा बहुत बड़ा चढ़ा के उसने बताया होता है। यूनू को विश्वास नहीं होता। वो उससे बार बार पूछता है, तुम मजाक कर रही हो ना? रकून, वो भी सोल में, ऑफिस बिल्डिंग में? इम्पॉसिबल। हेन बोलते खुद ट्राई कर लो। और सेक्रेटरी नाक के बताने पर हेन को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है और उसे याद आता है कि यूनू को भी वो बात आज भी याद है और वो उसे ट्राई कर रहा है। और यही ये वीडियो और ये एपिसोड खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।